तो बुद्धत्व मतलब एनलाइटनमेंट, इसे पाने में आखिर कितना समय लगता है? ये एक ऐसा सवाल है जो बौद्ध धर्म की दो सबसे बड़ी शाखाओं के बिल्कुल बीच में खड़ा है। क्या इसके लिए हमें अनगिनत जन्म लेने पड़ेंगे, या फिर क्या ये इसी एक जिंदगी में हो सकता है? चलिए इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तरफ है सूत्रयान का रास्ता जो कहता है कि यह सफर बहुत लंबा है, मतलब अनगिनत युग लग सकते हैं, और दूसरी तरफ है वज्रयान जो कहता है कि नहीं, ये तो एक ही जीवन में मुमकिन है। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा फर्क कैसे? एक कहता है सदियां, दूसरा कहता है एक जीवन। आज हम इसी के पीछे का राज जानने वाले हैं। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें पहले वो चीज समझनी होगी जो इन दोनों रास्तों में कॉमन है, और वो है 10 भूमियां। इसे आप आध्यात्मिक तरक्की का एक यूनिवर्सल मैप समझ सकते हैं। ये जो 10 भूमियां हैं, ये असल में एक स्पिरिचुअल जर्नी के 10 स्टेजेस हैं। ये प्रमुदिता से शुरू होती हैं, जिसका मतलब है आनंदमयी भूमि। ये वो पहला स्टेज है जहां शून्यता मतलब एम्प्टीनेस की सीधी झलक मिलती है, और फिर ये यात्रा आगे बढ़ते बढ़ते नैतिकता, धैर्य, ऊर्जा जैसे गुणों को परफेक्ट करते हुए आखिर में धर्म मेघा पर पहुंचती है, जो समझिए बुद्धत्व का दरवाजा है। चलिए इसके कुछ खास पड़ावों पर नजर डालते हैं। पहली भूमि यानी प्रमुदिता, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पहली बार शून्यता का डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है, और ये कोई मामूली अनुभव नहीं है। ये इतना गहरा होता है कि इसके बाद कोई पहले जैसा नहीं रह सकता। यहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। इसीलिए इसे दर्शन मार्ग का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। और जैसा नाम से ही जाहिर है, यहां एक जबरदस्त स्पॉन्टेनियस खुशी का एहसास होता है। और अब सीधे चलते हैं 8वीं भूमि पर, अचला, यानी जो हिल ना सके। ये भी एक जबरदस्त मोड़ है। यहां क्या होता है कि साधना में जो एफर्ट लगाना पड़ता था वो अब खत्म हो जाता है। सब कुछ एफर्टलेस हो जाता है। जो रियलाइजेशन यहां होता है वो इतना पक्का और मजबूत हो जाता है कि प्रैक्टिशनर उससे कभी पीछे नहीं हट सकता। मतलब एक्टिव प्रैक्टिस से स्पॉन्टेनियस रियलाइजेशन की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट। ठीक है, तो मैप तो हमने देख लिया, पर अब बात करते हैं उस एक्सेलरेटर की जो इस रास्ते पर स्पीड बढ़ाता है। आखिर वज्रयान के पास ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा टर्बो इंजन है जो इस सदियों की यात्रा को एक ही जीवन में समेट देता है? सूत्रयान के अनगिनत युगों के मुकाबले ये कैसे हो सकता है? इसका जवाब छिपा है वज्रयान की बेहद पावरफुल तांत्रिक टेक्निक्स में। ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, ये कॉन्शियसनेस को डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म करने के टूल्स हैं, जैसे कि देवयोग। इसमें खुद को एक एनलाइटेंड बीइंग की तरह विजुअलाइज किया जाता है। इससे होता क्या है कि आप सीधे अपने अंदर के बुद्ध नेचर से कनेक्ट हो जाते हैं। या फिर नाड़ी प्राण बिंदु का अभ्यास, जो हमारे सटल बॉडी के एनर्जी चैनल्स को साफ करता है। बस यही वो खास तरीके हैं जो इस रास्ते को इतनी तेजी देते हैं। और यहीं पे वज्रयान का सबसे बड़ा सीक्रेट सामने आता है। इसे कहते हैं फलयान, मतलब रिजल्ट व्हीकल। इसका मतलब समझिए, आप मंजिल तक पहुंचने के लिए सफर नहीं कर रहे, बल्कि आप ये मानकर चल रहे हैं कि आप पहले से ही मंजिल पर हैं। प्रैक्टिस ये सोचकर नहीं करनी कि मैं एक दिन बुद्ध बनूंगा, बल्कि ये मानकर करनी है कि मेरा स्वभाव तो पहले से ही बुद्ध है। ये एक छोटा सा शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव है, लेकिन ये पूरी की पूरी जर्नी को अविश्वसनीय रूप से एक्सेलरेट कर देता है। चलिए अब इस पूरी चर्चा के सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं। अब हम ये समझेंगे कि इन 10 भूमियों को देखने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है। हम इन्हें 4 अलग अलग नजरियों से देख सकते हैं। 4 अलग अलग मैप, लेकिन मंजिल एक ही। और ये बात गांठ बांधने वाली है। ये भूमियां कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है, कोई दूसरे लोक नहीं है जहां कोई यात्रा कर रहा है। ये नॉन डुअल अवेयरनेस के स्टेबलाइजेशन के लेवल्स हैं। मतलब ये समझ कितनी पक्की हो रही है कि सब कुछ एक ही है। ये सफर बाहर का नहीं, कॉन्शियसनेस के अंदर का है। तो पहला मैप है महायान का पंचमार्ग या 5 पाथ्स। यहां पूरी जर्नी को 5 हिस्सों में बांटा गया है। देखिए, पहली भूमि जो है वो है दर्शन मार्ग, यानी पाथ ऑफ सीइंग, जब सत्य की वो पहली जबरदस्त झलक मिलती है। और उसके बाद दूसरी से 10वीं भूमि तक का जो लंबा सफर है उसे कहते हैं भावना मार्ग, पाथ ऑफ कल्टीवेशन। इसका बस एक ही काम है, उस पहली झलक को परमानेंट बनाना। अब आते हैं दूसरे मैप पर, जो महामुद्रा और dzogchen का नजरिया है। यहां भूमियों को रिग्पा यानी हमारी प्योर नॉन डुअल अवेयरनेस के स्टेबलाइजेशन के तौर पर देखा जाता है। पहली भूमि मतलब जब आप रिग्पा को परमानेंटली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं।
और 8वीं भूमि पर यह रिकॉग्निशन इतना मजबूत हो जाता है कि वापस कंफ्यूजन में जाना मुमकिन नहीं। तो पूरा खेल अवेयरनेस को स्टेबलाइज करने का है। ये शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे, लेकिन थेरवाद के रास्ते और महायान की इन भूमियों में काफ़ी समानताएं हैं। जैसे थेरवाद में जो सोतापन की स्टेज है, जहां पहली बार निर्वाण का अनुभव होता है, वो महायान की पहली भूमि के ही बराबर है। और आगे चलकर जो अरहत की अवस्था है, वो करीब करीब 7वीं या 8वीं भूमि के लेवल पे आती है, जहां मन की बड़ी बड़ी अशुद्धियां खत्म हो जाती हैं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर स्टेजेस एक जैसे हैं तो फर्क कहाँ है? फर्क है मंजिल में। थेरवाद के लिए अरहत बनना ही आखिरी मंजिल है। पर्सनल लिबरेशन मिल गया, काम खत्म। लेकिन महायान कहता है नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। उनके हिसाब से अरहत बनने के बाद भी ज्ञान में कुछ बहुत सटल रुकावटें रह जाती हैं और फुल बुद्धाहुड यानी सर्वज्ञता के लिए 8वीं से 10वीं भूमि का सफर पूरा करना जरूरी है। और चौथा मैप आता है तांत्रिक योग से। ये बताता है कि कॉन्शियसनेस का स्टेबलाइजेशन हमारे सटल बॉडी की प्यूरिफिकेशन से कैसे जुड़ा है। पहली भूमि पर क्या होता है, प्राण यानी हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी पहली बार सेंट्रल चैनल यानी सुषुम्ना नाड़ी में एंटर करती है। इसी से वो पहली झलक मिलती है। और 8वीं भूमि तक आते आते ये प्राण परमानेंटली उसी सेंट्रल चैनल में बहने लगता है। यही वो योगिक फाउंडेशन है जो उस अनशेकेबल रियलाइजेशन को सपोर्ट करता है। तो चलिए अब इन चारों मैप्स को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि अवेकनिंग के रास्ते की पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। देखिए, ये अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही जर्नी को देखने के अलग अलग चश्मे हैं। पंचमार्ग ये देखता है कि क्या हासिल किया। 10 भूमियां बताती हैं कि ये कैसे काम करता है। महामुद्रा ये मापता है कि आपकी अवेयरनेस कितनी स्थिर है। थेरवाद ये देखता है कि कितनी अशुद्धियां खत्म हुईं। और नाड़ी चक्र प्यूरिफिकेशन वो योगिक सपोर्ट सिस्टम है जो इस सबको मुमकिन बनाता है। तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि बुद्धत्व कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। 10 भूमियां हमें यही सिखाती हैं कि पहली भूमि पर जो एनलाइटनमेंट की चिंगारी मिलती है, उससे धीरे धीरे कैसे स्टेबलाइज किया जाए, प्यूरिफाई किया जाए और परफेक्ट किया जाए, ताकि वो एक बड़ी ज्वाला बन सके। आप कोई भी मैप उठा लीजिए, कहानी यही है। और आखिर में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर एनलाइटनमेंट कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि अपनी अवेयरनेस को स्टेबलाइज करने का एक प्रोसेस है, तो इसका हमारी रोज की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए क्या मतलब है? हमारा प्रैक्टिस करने का तरीका इससे कैसे बदलना चाहिए? ये सोचने वाली बात है।